बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान और अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी बात करेंगे और नए अमरीकी सदर जिन्होंने कल हल्फ भी उठा लिया है और मसला कश्मीर पे उनकी जो पॉलिसी है, क्या ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको आगे लेके चलेंगे या उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी। आज हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद यूसुफ नसीम जो हुर्रियत रहनुमा है। आपको खुशामदीद। और क्या कहेंगे कि जो अमेरिका में इतनी बड़ी तब्दीली आई है, इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं और आप बाहसीयत कश्मीरी आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जो बाइडन जो इंसानी हकूक़ के बड़े दाई हैं वो इस हवाले से कोई किरदार अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो साबका सदर की पॉलिसीज़ को तर्क कर दें। ठीक है। आपने देखा कि ये पहला मौका है कि दोबारा यानी अमेरिका का हर सदर दो बार लगा के गया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को दूसरी बार कौम ने मुस्तरद कर दिया। सही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने जो वादे किए थे इंटरनेशनल लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और अपने मुल्क की इक़्तिसादी और माशी तरक्की के हवाले से भी, तो वो उनको पूरा न कर सका। हालांकि उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में मसला कश्मीर के हल की मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं मसला कश्मीर के हल करने में अपना रोल अदा करूँगा। ठीक है। लेकिन जब वो बन गया तो कुछ नहीं किया। फिर जब उसकी पॉलिसीज़ जो रही अमेरिका के लिए, तो अमेरिका को बाकी दुनिया से दूर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ठीक है। जिसमें आपने उसकी अफ़गान पॉलिसी गलत रही, मुसलमानों के साथ उसके ताल्लुकात गलत रहे, मुसलमानों को डिवाइड करने में जो रोल उसने अदा किया उससे भी मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम जो थी वो अमेरिकन से दूर हो गई। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, ये अमेरिका जहाँ खड़ा है इस वक्त, यकीनन आपको मुझे सबको मानना पड़ेगा कि हर हाल में अमेरिका इस वक्त नंबर 1 कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, इक़्तिसादी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, और फिर दुनिया में जो उसकी पॉलिसी है उस एतबार से भी। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है, ठीक है, कि अगर मौजूदा प्रेसिडेंट जो खुद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रह चुके हैं, जो खुद दुनिया के बहुत सारे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में उनका एक हिस्सा रहा है, और सबको मिला के चलने की बात की है, तो मैं यकीन रखता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब कश्मीर के बारे में भी, फ़लस्तीन के बारे में भी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उनको ठीक करेंगे। उसके करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो अमेरिका के ख़िलाफ़ दुनिया की एक सच्ची बात यह है कि नफ़रत बढ़ती जा रही है। सही है। जो कुछ भी हुआ साबका अदवार में, तो उसका अजाला करना पड़ेगा। अगर ऐसा जो इसकी बॉडी लैंग्वेज से या उसकी पॉलिसी से या उसकी गुज़श्ता ज़िंदगी से हम जो अखज़ करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो अमेरिका को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा और उसकी प्रायोरिटीज़ में मसला कश्मीर का हल भी होगा। क्योंकि एक ज़माना था कि हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तौर पर मानने के लिए तैयार थी, हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानने के लिए दुनिया तैयार थी। लेकिन हिंदुस्तान में जो हुकूमत आई, हिंदुस्तान का जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, इस वज़ीर आज़म को यूरोप ने, अमेरिका ने कई बार वीज़ा देने से इनकार किया था। तो लेकिन आज के इस अदवार में कश्मीर के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि हिंदुस्तान जो अपना केस अमेरिका या यूनाइटेड नेशन या दीगर पावर सेंटर्स में प्लीड करता था, उस पर किसी हद तक दुनिया यकीन करती थी। लेकिन अब की बार आपने देखा कि सारे गुज़श्ता में यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन की जो दो रिपोर्ट्स आई, आपने देखा कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका के अंदर, अमेरिका में बहुत सारे NGOs हैं, उनके या उनके बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े जो उनके अखबारात हैं या मीडिया सेंटर्स हैं, तो उनमें भी कश्मीर को आपने पिछले 2 सालों से देखा होगा कि काफ़ी हाईलाइट हुई। वो इसलिए कि हिंदुस्तान नहीं, लेकिन ये जो इंसानी हकूक़ की हवाले से हम बात करें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दी है, उस कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो बाइडन को किरदार अदा करेंगे? नहीं, बाइडन यकीनन करेगा। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि जो ये प्रोसेस है यूनाइटेड नेशन का, हमेशा ये सारी चीज़ें जो डिबेट्स होती हैं, ये होती हैं इनके ह्यूमन राइट्स काउंसिल में।
ह्यूमन राइट्स में जब बार मुतअद्दिद दफ़ा जब ये चीज़ें करारदाद की शक्ल में, रिपोर्ट्स की शक्ल में आती हैं, तो ये चली जाती हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, ठीक है। जनरल बॉडी के अंदर डिबेट होता है। तो उस डिबेट से पहले इसमें हमेशा ये है कि अमेरिका जो इस वक्त सिंगल सुपर पावर दुनिया का है, और उनकी जो इसमें इंटरेस्ट जो है, जो रोल है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो लिहाजा आज की डेट में मुझे ये पूरा यकीन है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो एक तो उन पॉलिसीज को, जिन पॉलिसीज की वजह से अमेरिका दुनिया की नज़रों से दूर हुआ, एक उन पॉलिसीज की वजह से जो हिंदुस्तान के बारे में उनकी बड़ी गुडविल थी, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी कुर्बत हो चुकी थी अमेरिकन और इंडिया की, लेकिन पिछले 5-6 साल में हिंदुस्तान के जो तल्लुकात अपने हमसायों के साथ रहे, या हिंदुस्तान की जो असली चेहरा दुनिया के सामने हुआ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो आज के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं वो पहले से बड़े मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो जिस तरह ट्रंप माजी में उन्होंने 2 दफ़ा सालसी की बात की है और वो ऐलान ही महदूद रहा है, आप क्या समझते हैं कि इससे आगे ये बढ़ेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त जो दुनिया की हालत बनी है ना, देखिए जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, आप बेहतर जानते हैं और आपसे बेहतर कौन जान सकता है ग्राउंड रियलिटीज़ को। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि एक जो आपकी तारीख चली कश्मीर के अंदर, बेशक इसको आप 73 साल हो चुके हैं, ठीक है, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आए, लेकिन ये कंटिन्यूटी रही इस तहरीक की। लेकिन जहां आज आप खड़े हुए हैं, आज हिंदुस्तान दुनिया को ये नहीं कह सकता कि ये कुछ खलफशार है जिसको मैं कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि पिछले 33 साल में वो मुतअद्दिद दफ़ा दुनिया के अपने दोस्त मुल्कों से भी कह चुका था कि मैं इस पर कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन दिन ब दिन कंट्रोल करने के बजाय जो तहरीक आपकी है ये इतनी पॉपुलर होगी कि इस वक्त हर शख्स जो कश्मीर के अंदर रहता है वो हिंदुस्तान के किसी एक्शन को पसंद नहीं करता, वो हिंदुस्तान के किसी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं। तो इन हालात में अमेरिका को भी और यूनाइटेड नेशन को भी और आलमी बरादरी को भी इस मसले में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया ये देखती है कि जो कौमें लड़ रही हैं अपने हकूक के लिए, क्या इनमें सकत है, क्या इनमें हिम्मत है, ये बैठ जाएंगी, ये टूट जाएंगी। लेकिन कश्मीर के बारे में ये साबित हुआ कि जिस तरह दुनिया की बहुत सारी तारीखें चली जो कामयाब हुई, इसी तरह कश्मीर की तारीख में भी आप देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस मसले के हल की और इस रीजन में देरपा अमन की इम्पोर्टेंस को समझने लगी है। और दुनिया की जितनी इन्वेस्टर्स है, अब देखें वो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के लिहाज से एक बड़ी मंडी है, तो वो इन्वेस्टर्स भी अब सोचने लगे हैं कि अगर हम यहाँ हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या ये हमारा पैसा महफूज है। तो इस महफूजियत के लिए हिंदुस्तान को मनाना पड़ेगा दुनिया ने, और हिंदुस्तान को ये याद कराना पड़ेगा। उसमें मुझे लगता है कि इस वक्त जहां OIC का एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट रोल बनता है हमारे वकालत के लिहाज से, जहां पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा डे टू डे बेसिस पर अपना ताल्लुक कायम किए हुए इस मसले के पुरअमन हल के लिए, इस मसले के उस हल के लिए जो आलमी बरादरी ने कश्मीरियों के साथ किया हुआ है, इस मसले के उस हाल के लिए जो कश्मीरी खुद चाहते हैं। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी बनी है और इस पॉलिसी को अब धीरे धीरे जो है सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने बड़ा खैर मकदम किया है कि नए अमरीकी सदर का, और बड़ी खुशी यहाँ मनाई जा रही है, हिंदुस्तान के हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं कि वहाँ इस तब्दीली को किस नज़र से देखा जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान के बारे में यह है कि हिंदुस्तान ने साबका प्रेसिडेंट को, ट्रंप को अपने इस जाल में फंसा लिया था। ठीक है, वो ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज आदमी नहीं था, बिजनेसमैन था, और उसी तरीके से उसकी सोच और अप्रोच बिजनेस थी, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कम थी। तो जिसकी वजह से हिंदुस्तान को बड़ी आसानी हुई कि उसको उन बातों से इनहराफ करा दिया, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि 2 दफ़ा नहीं बल्कि मैं कहता हूँ इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले उसने अपने कैंपेन में मुतअद्दिद दफ़ा और प्रेसिडेंट बन के भी 2 दफ़ा उसने कहा कि मैं मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हिंदुस्तान ने बाद में उसको यानी कि अपने शीशे में उतारने में किसी हद तक कामयाबी हासिल की और उसने खामोशी इख्तियार कर ली। तो लेकिन आज का जो दिन है, अगर आज आप देख रहे हैं जो आज की सिचुएशन दुनिया की भी है,
बर सगीर की भी है, अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़े ज़बरदस्त अमन की ज़रूरत है। वहाँ उस अमेरिकन प्रेसिडेंट को और उनके फॉरेन ऑफिस को, उनके पॉलिसी साज इदारों को ये सोचना होगा कि उसकी उनकी भी इज़्ज़त इसी में है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, कश्मीर का मसला हल हो, फ़लस्तीन का मसला हल हो। तो अगर ये 2-3 चीज़ें हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि जो ये प्रेसिडेंट साहब बने हैं वो एक कामयाब प्रेसिडेंट रहेंगे। जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है, हमने सही देखा है। हर अदवार में कोशिश की है कि वो हर मुल्क के साथ दोस्ती की बुनियाद पर अपने मुल्क को के इंटरेस्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाए। बिल्कुल सही। हमेशा ही पाकिस्तान ने वेलकम किया है हर आने वाले को, लेकिन बाद में किसने कितना वफा की पाकिस्तान के साथ ये एक अलग चैप्टर है। हमने वो 7वें बेड़े को भी देखा, बिल्कुल सही। हमने बांग्लादेश जब अलग हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, उस वक्त अमेरिकन ने जो वादे किए पूरे नहीं किए। उसके बाद भी जो बिज़नेस रही, जो ट्रांजैक्शन रही, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरीके से एक रेगुलर और एक बड़ी, जिस तरह इस वक्त चाइना पाकिस्तान की दोस्ती है या ताल्लुकात हैं, या जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के दीगर मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, तो मुझे यकीन है कि ऐसे ही ताल्लुकात अगर अमेरिका के साथ कायम हो जाए तो ये मसला कश्मीर भी हल हो जाएगा। और वो चीज़ें जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता है सही है। अक़वाम मुत्तहिदा से भी, तो वो भी पूरी होती नज़र आ रही है। लेकिन हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है कि आके खुद इरादियत कश्मीरी मांग रहे हैं, और उस आके खुद इरादियत की पादाश में उन पे जुल्म किया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है कंट्रोल कैसे किया जाएगा? हिंदुस्तान कैसे तस्लीम करेगा जो अमन की बात जो बाइडन कर रहे हैं? देखें, इस वक्त कोई चीज़ दुनिया से छुप कर नहीं रहती। सोशल मीडिया ने इस दुनिया को एक ग्लोब बना दिया है, एक विलेज। तो हिंदुस्तान ने जितनी भी कोशिशें की, जिस तरह आपने फरमाया कि कश्मीरी जो हैं वो हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद किए हुए, सच बात यह है कि ये हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का तस्लीम किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी हुकूमत ने और आलमी बरादरी के सामने किया है। कोई नई चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। फ्रीडम इज़ अ बर्थ राइट ऑफ एवरीबॉडी। तो उस बुनियाद पर हमारे हक़ को तस्लीम किया हिंदुस्तान ने भी, पाकिस्तान ने भी। और ये दोनों जो हैं इन्होंने उन यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पर साइन किया है। और वो रेजोल्यूशन अब रेजोल्यूशन नहीं रही, वो दो मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल एग्रीमेंट विटनेस्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड यूनाइटेड नेशन बन गई। तो हम एक बिल्कुल ताकतवर विकेट पर अपने मुसलमान हक़ खुद इरादियत की जो जदोजहद कर रहे हैं, इस जदोजहद को दबाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने अब मार्शल लॉ लगा रखा है। पिछले 2 साल से आपने देखा 5 अगस्त से वहाँ कोई जुडिशरी काम नहीं कर रही है, कोई सो कॉल्ड असेंबली भी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ सही है। मिलिट्री। कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे भी आपसे बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आमना महमूद जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। आपको खुशामदीद डॉक्टर साहब। आप क्या कहेंगी कि अमेरिका में जो तब्दीली आई है, इसी पे हम बात कर रहे थे कि इसके असरात खित्ते पे किस तरह पड़ सकते हैं, और जो वो अमन की बात करते हैं, हिंदुस्तान क्या ये अमन की बात उनकी तस्लीम करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल तो मतलब कई हिस्से हैं ना इसके, इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका में चेंज आई है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पे। दूसरे आप बात कर रहे हैं कि इंडियन रिस्पांस क्या होगा। लेकिन इससे पहले हमें इस सवाल को का जवाब देना पड़ेगा कि हाउ फार दिस चेंज इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। वो जो लेवल ऑफ इम्पैक्ट है जो अमेरिका की तरफ से आएगा, दैट डिपेंड्स कि इंडियन रिस्पांस क्या होगा। इंडिया इस वक्त स्ट्रेटेजिक अलाई है यूनाइटेड स्टेट्स का, और वो है इस वक्त वो बन चुका है द कस्टोडियन ऑफ इंडिया अमेरिकन इंटरेस्ट इन साउथ एशिया, इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, आप देख रहे हैं कि बड़े जो डिफेंस मुआहदे हो रहे हैं जो एशिया पैसिफिक में, इंडिया की उसमें कलीदी पोजीशन है और इंडियन ओशन में वो अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो चाइना को इनसर्कल करने में अमेरिका के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो शायद एक कोल्ड वॉर डिज़ाइन में जैसे पहले पाकिस्तान फ्रंट लाइन लाया था तो वो होने जा रहा है। और इस सूरत हाल की रोशनी में हम ये अगर देखें कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में हो रही हैं उस पे अमेरिका अपना कितना लिवरेज इस्तेमाल करता है कि उसको रिवर्स किया जा सके। ये तो अमेरिकन कमिटमेंट है ह्यूमन राइट्स की तरफ, जो कि अपेरेंटली हमें नज़र आ रही है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आके अपने प्रेडिसेसर की सारी
इमीडिएट पॉलिसीज को रिवर्ट करने का ऐलान भी कर दिया, और उसने जो आज एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किए हैं और 8 पॉलिसी मैटर्स पे उसने किए हैं, दैट शोज द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ मिस्टर बाइडन। लेकिन ये जो लेवल ऑफ कमिटमेंट स्ट्रेटेजिक एरिया में भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, दैट इज येट टू प्रोडिक्ट, और इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इंडिया उसको मानेगा कि नहीं मानेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन आप क्या कहते हैं यूसुफ नसीम साहब के हिंदुस्तान क्यों मानेगा उसकी बात? वो माजी में भी ऐसी सूरत हाल हुई कि जब भी अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कोई, आप देखें 72 सालों से करारदादें उधर हैं, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, दुनिया की खुद जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की तारीख लड़ रहा था तो उसको भी 100 साल लगे, बिलाखिर सच बरतानियों को मानना पड़ा। इसी तरह जहाँ तक कश्मीरियों की तारीख है तो कश्मीर एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था ही नहीं। उसका एक नाजायज़ कब्ज़ा, और उस कब्ज़े के बाद पूरी दुनिया ने जो कमिटमेंट की हमारे साथ, और फिर वो उस कमिटमेंट पे इस वक्त तक अमल नहीं हुआ। उसकी 2 वजूहत थी। एक तो हमारी तरफ से भी हम हमेशा दरख्वास्तें ही देते रहे यूनाइटेड नेशन को भी, इंडिया को भी, और जब 1990 में फैसला किया कश्मीरियों के ने कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक हम काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ बंदूक से लड़ेंगे, तो उस वक्त कश्मीरी मुजाहिदीन फील्ड में आए। लेकिन 9/11 के बाद फिर एक इंटरनेशनल प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, और हमने दुनिया की तरफ फिर देखना शुरू किया कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही किए जा सकते हैं, और पुरअमन हल के लिए हम मुल्कों को करीब लाने में उसमें कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भी कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी। मतलब उन्होंने भी एक ऐसी पॉलिसी बनाई, कभी इंडिया से बात की, कभी पाकिस्तान से की, फिर कोशिश की इंटरनेशनल लेवल पर ताकि इसको दोनों मुल्कों को भी करीब लाया जा सके और एक ब्रिज का काम करे कश्मीरी क़यादत। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त ख़त्म हो गई जब मोदी आ गया। ठीक है, मोदी से पहले कुछ चांसेस ऐसे लग रहे थे कि हिंदुस्तान स्टेप बाय स्टेप, आपने देखा जब वो विन 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 की एक बात चली एक ज़माने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, उस पर एक बड़ी फैक्ट फाइंडिंग मिशन एक हमारा अपना बना, एक स्कॉलर्स का जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में बड़े एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने भी कुछ उस पर काम किया, कुछ ऑप्शंस हिंदुस्तान के साथ बात की। तो एक तरफ जा रहे थे, लेकिन एक तरफ 1924 से एक थाट था हिंदुस्तान के अंदर कि ये स्टेट जो है ये हिंदू फंडामेंटल स्टेट रहे, यहाँ सिर्फ हिंदू ही ब्राह्मण ही राज करे। निचली ज़ात के हिंदू के लिए भी वहाँ जगह नहीं थी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी नहीं थी, जिसमें मुसलमान सबसे बड़ी मेजॉरिटी में माइनॉरिटी थी, बड़ी मेजॉरिटी, और उसके बाद फिर क्रिश्चियंस थे, फिर जो दीगर लोग वहाँ हिंदुस्तान में आबाद हैं। तो उन सब का जीना जो है वो मोदी और इसके साथियों ने जब जीर्ण बना दिया, तो इस वजह से मैं आपसे अर्ज करूँ कि कश्मीर के अंदर उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए पॉलिटिकल करप्शन के लिए, कुछ से कुछ लोगों को दावतें दी ऐसा करो, लेकिन इस वक्त भी वो 9 लाख फौज लेके वहाँ पे खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को नए को सोचनी पड़ेगी कि क्या, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने यकीनन फरमाया कि एक स्ट्रेटजिक एलाय हैं वो आपस में, लेकिन उसमें हिंदुस्तान की क़यादत, खासकर कांग्रेस क़यादत इससे इत्फाक नहीं करती, और दीगर जो उनके लीडर्स हैं वो भी इत्फाक इसलिए नहीं करते कि वो ये जानते हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है ताकि चाइना अमेरिका को रिप्लेस न करे दुनिया में वर्ल्ड पावर बनने के लिए। और यही वजह है कि जो हमारा ये सी पैक है या पाकिस्तान की इक्तिसादी माशी हाल इस सी पैक से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि इसके साथ कई ममालिक, आपके तमाम ममालिक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं कि अमन की बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन मसला कश्मीर को हल किए बगैर अमन कैसे फिर मुमकिन होगा? जी, और दूसरा ये कि ये जो हमारा बेसिक स्टैंड है वो है कि कश्मीर एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, दैट इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ तकसीम, जो डिवाइड किया गया था पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान और इंडिया बने थे। तो जो लीगल पोजीशन ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो अपना मुस्तकबिल खुद तय करेंगी और दोनों के साथ जाने का ऐलान करेंगी। ठीक है, नेहरू ने ये कहा कि कोई इंडिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन कोई इंडिया और पाकिस्तान के साथ जाएगा तो जोग्राफिकल एफिनिटी और जो उनकी एथनिक कंपोजिशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जिस बुनियाद पे जूनागढ़ को उन्होंने इन्वेट करके अपने साथ में ला लिया, इसलिए कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम थी और हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो कश्मीर को के ऊपर डबल स्टैंडर्ड वो प्रिवेल कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है बहुत आसानी से उससे हैंड ओवर होगा। जो इमीडिएट कंसर्न है हमारा वो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और सारी दुनिया का कंसर्न है, और मिस्टर बाइडन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी ये ऐलान करते रहे। और कुछ हमारी तरफ जो ये एप्रीहेंशन थी, क्योंकि कैमला हैरिस जो हैं वो बेसिकली इंडियन हैं और इंडियन अमेरिकन हैं,
लेकिन उस खातून ने भी जो बयानात दिए वो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हक में थे और वो चाहती थी कि वो ख़त्म कर दी जाए और वो कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करना चाहती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन है कश्मीरी डिमांड फॉर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और दूसरे क्या है कि इंडिया उसको उस अपने पंजों में दबा के रखना चाहता है जो कि इंसानियत के भी खिलाफ है और इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान होगा और यक जुम्बिश कलम अमेरिका ये कर सकेगा या इंडिया उसकी इजाज़त देगा, क्योंकि अगर इंडिया उसकी इजाज़त देता है तो इंडिया की अपनी इंटेग्रिटी, उसकी तो 21 रियासतें बन जाएंगी, सिर्फ एक कश्मीर तो अलग नहीं होगा। और इस वक्त ये इंडिया के लिए ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त के बाद से वो 370 को रिवोक कर चुके हैं जिसके जरिए कश्मीर का एक अलग स्टेटस था। नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड कश्मीर एज देयर पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो उनका अगर एक सूबा है तो एक सूबा अलहदा होने देंगे तो बाकी सारे सूबे भी तो अलहदा होंगे। तो इंडिया के लिए ये सर्वाइवल का मसला है। इसमें अगर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, अब मैं डॉक्टर साहबा की इस बात से बिल्कुल इत्फाक नहीं करता। उसकी बड़ी वजह ये है कि कश्मीर जो है ये कभी इंडिया का सूबा था ना आज है, और कश्मीरियों ने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले 19 जुलाई को ये फैसला कर लिया था कि हम बंदे बाले पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कब्जा किया। आज आज मैं ये अर्ज कर रहा हूँ डॉक्टर साहबा को कि अगर हिंदुस्तान बचाना है हिंदुस्तानी की आदत नहीं तो उनको कश्मीर को आज़ादी देनी पड़ेगी। बाकी रियासतें उसका हिस्सा हैं। बाकी जो इसको 33 रियासतें हिंदुस्तान के साथ हैं उनमें से 8 रियासतें में अलहदगी की तारीख चल रही है, लेकिन कश्मीर में कोई अलहदगी की तारीख नहीं है। कश्मीर पर उनका नाजायज कब्जा है। कश्मीरियों के हक खुदरादियत को हिंदुस्तान ने, अगर हिंदुस्तान को टूटने से बचना है, यानी इन्होंने फरमाया कि कश्मीर को वो आज़ादी देंगे टूट जाएगा, नहीं, कश्मीर को आज़ादी नहीं देंगे तो हिंदुस्तान टूटेगा, कश्मीर को आज़ादी देंगे तो वो हिंदुस्तान को बचा लेगा। अच्छा, मेरी तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट की हैसियत से ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया ने टूटना ही टूटना है ना। वो बात ठीक है, लेकिन जो सूरत हाल डिवेल्प हुई है इंटरनेशनली, अगर डिसइंफो लैब की बात करें तो हिंदुस्तान जिस तरीके से बेनकाब हुआ है, आप ये नहीं समझती कि जो बाइडन और नई अमरीकी क़यादत तो वो इस तरफ भी नोटिस लेंगे कि आप तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिनेरियो चेंज हो रहा है और ये सिनेरियो ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि आप देखें कि जो अमेरिकी ड्राइव है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो दुनिया की पॉलिटिक्स को चेंज कर देती है। आपने देखा कि ट्रंप को सभी गलत समझ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ही टोटली चेंज द पॉलिटिक्स इन मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में भी उसने पॉलिटिक्स बहुत हद तक चेंज कर दी। अब इंडिया और चाइना 1 to 1 एक दूसरे के साथ खड़े, जो कि 62 के बाद कभी भी यहाँ नहीं आए थे। जो मैं ये बात करी थी कि देखिए इंडिया की पोजीशन इस वक्त बड़ी वल्नरेबल है। मोदी साहब एक बहुत गलत एक्शन ले चुके हैं 5 अगस्त की सूरत में ना। अब इनको पहले ये रिवर्स करना पड़ेगा ताकि बाकी सूबे उनके ये महसूस करें कि ये तो इंटीग्रल पार्ट था ही नहीं, ये तो अलहदा था और ये अलहदा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में है। और आपको पता है कि जिस वक्त इस तरह के लोग फंस जाते हैं तो वो बेवकूफ़ियाँ करते हैं, वो हमाकतें करते हैं और वो शायद सूरत हाल को ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो मोदी की पोजीशन इस वक्त ये नहीं है कि वो फ़ौरन किसी तरह से भी अमेरिकन जो प्रेशर को एक्सेप्ट करेगा और वो इसके ऊपर अमल भी कर देगा। लेकिन जो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हद से हद तक, जो अगले 4 सालों में हम एक पॉजिटिव चेंज महसूस कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन में कमी आ जाएगी और जो इंडिया ने अपनी बहुत ज़्यादा ये पैलेट गन और ये जो डेथ्स अंडर डिटेंशन शुरू की हुई हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होगी, चाहे वो सिंबॉलिक ही हो अमेरिका को दिखाने के लिए और उसको खुश करने के लिए। लेकिन जो मिस्टर मोदी हैं वो क्योंकि हिंदुत्व के ज़रिए असर इंसानियत से बहुत दूर जा चुके हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन फंडामेंटल पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर। बिल्कुल सही, आप इनकी बात से इत्फाक करते हैं कि कमी आएगी जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ? नहीं, बेशक आप इन्होंने ये बात बजा फरमाई कि उनको फेस सेविंग के लिए कोई ना तो कोई चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो ये है कि हिंदुस्तान हर महाज पर नाकाम हो चुका है और इस वक्त उन्होंने कश्मीर को बिल्कुल मिलिट्री के हवाले किया हुआ है। आप अंदाज़ा करें 9 लाख फौज यहाँ खड़ी हो तो वहाँ पे उस फौज को आप विड्रा करें नहीं कर सकते, या तो आपने मुज़ाकरात करने हैं, चाहे वो मुज़ाकरात सेफ्रिकी हों या पाकिस्तान के साथ हों, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ासकर ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर जितना डिबेट हुआ है कश्मीर के बारे में, जितनी रिकमेंडेशन उनकी यूएन को भी गई है,
हिंदुस्तान को जो मजम्मत हुई है, फिर आपने यूरोपियन पार्लियामेंट में भी देखा, फिर आपने हाल ही में देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जिस तरह कश्मीर में डिबेट हुआ। पहले दुनिया में ये कश्मीर का जो इशू था, नहीं, कश्मीर का जो इशू था, इसको समझा जाता था ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है। लोग भूल चुके थे, वो सीनियर लीडर भी जा चुके थे जिनको ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम और उस वक़्त से टू नेशन थ्योरी वगैरह का पता था। आज की डेट में मैं ये आपसे अर्ज करूं कि आज की डेट में कश्मीर पहली दफ़ा दुनिया में ओपन हुआ है। पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में, ख़ासकर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वो तकरीर जो यूनाइटेड नेशन के अंदर हुई, उसके बाद आप देखें कि दुनिया की तमाम मीडिया सेंटर्स जो हैं, आपके मीडिया पावर सेंटर्स हैं, उनकी नज़र उनका कैमरा भी कश्मीर की तरफ मुड़ गया। हिंदुस्तान जो कुछ दबाना चाहता था दबा नहीं सका। आज हिंदुस्तान इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा में आपने 40 फौजियों को मार के बदनाम पाकिस्तान को या मुजाहिदीन को करता है, वो एक्सपोज हो गया। फिर मैं ये अर्ज करूँ कि ह्यूमन राइट्स का मसला तो अपनी जगह, लेकिन ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये पहला ह्यूमन राइट्स है इंसान का। तो इसी बुनियाद पर आपके सारे हकूक जो हैं आगे यूनाइटेड नेशन के चार्टर में आए हैं। तो लिहाजा मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि आहिस्ता आहिस्ता मैं ये बाइस्ते कश्मीरी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो मुझे ये पता है कि कश्मीरियों ने कोई कंप्रोमाइज हिंदुस्तान के साथ नहीं करना। सही है। फौज की मदद से वो जो मर्जी करे, छोटे छोटे बच्चों को ला के किसी को पंच, किसी को सरपंच बना के उसको 10 लाख रुपया दे दिया, रुश्वत दे दी, आपकी सारी क़यादत जेलों में है। हमारी ख्वातीन आसिया अंद्राबी साहिबा कब से जेल में है अपने साथियों के समेत। इसी तरह हम 30 साल से हमारे लीडर जेल में है। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात दुरुस्त है, लेकिन हमारा जो ये इशू है कश्मीर का, ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जो बजाते खुद ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पहला एजेंडा है इसका ह्यूमन राइट्स। लेकिन डॉक्टर साहब, आखिर कब तक हिंदुस्तान इंसानी हकूक़ की इस तरह की पाबंदियाँ करता रहेगा? जब तक उसकी कस्टडी में है तब तक तो ये चलेगा। लेकिन बेनकाब भी तो हो रहा है ना, इंटरनेशनल सतह पे आप देखेंगे जिस तरीके से उसके खिलाफ अब मास बन रहा है। देखिए, दो बातें हैं ना, जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि हिंदुस्तान ने अपना गासबाना कब्जा रखा हुआ है और वो उसको हटाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे लिए ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू है। उनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ टेरिटरी, और एक इन ज़मीन देना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होता ना। उसके साथ उसका अपना सर्वाइवल इसमें ख़तरे में है कि वहाँ पे जैसे सेपरेशन मूवमेंट्स हैं, तो वो बेशक ये कहें कि ये हमारा अपना पार्ट है और ये उनकी रियासतें हैं, यूनियन का हिस्सा हैं, लेकिन वो तो सब अलहदा होना चाहते हैं और वो इसको प्रेसिडेंट के तौर पे बनाएंगे। और इंडिया इस वक्त अपना रोल देख रहा है कि वो इस खित्ते का एक हेजिमॉन है, और अब वो तो एक अखंड भारत की बात करते हैं जिसमें कोई भी इन 8 मुल्कों में जो सार्क में शामिल हैं, कोई भी उससे बाहर नहीं है, और वो सब उसको इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो इन डिज़ाइंस की मौजूदगी में इंडिया से कोई खैर की तवक्को तो हो नहीं सकती, ख़ासतौर पे जो राइज ऑफ हिंदुत्व है। जो आप बात करें कि कब तक ये कर सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 2000 ये जिस वक्त मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और वो सिर्फ एक सूबे के वज़ीर आला थे, और जो उन्होंने डिसाइड वहाँ पे किया था, उसके नतीजे में पूरी दुनिया ने, सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनके ट्रैवल पे पाबंदी लगाई हुई थी। उनके पास अमेरिका का वैलिड वीज़ा था, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ही वाज डिनाइड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इसके बावजूद भी द डे ही अज्यूम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन पे से सारी पाबंदियां हटा ली गई, इसलिए कि सारी दुनिया के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, और सारी कौमें कोई दोस्ती परमानेंट और दुश्मनी परमानेंट लेके नहीं चलती हैं, सबकी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होती है तो वो चलती हैं। इस वक्त मैं आपसे जो बात करी थी कि अमेरिका की कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद इंडिया, तो अमेरिका का सदर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस को चेंज कर सके। उसमें बहुत ज़्यादा रोल पेंटागन का है, और जो उनके सिक्योरिटी डिज़ाइंस हैं वो बड़ा मैटर करते हैं। अगर वो इसके ऊपर इंडिया के साथ निगोशिएट करने को तैयार हो जाए कि आपके कीपिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस विद यू, आपकी अहमियत को वहीं पे रखते हुए आप कश्मीर के मसले को एड्रेस कर सकें, तो फिर तो हमें नज़र आता है कि अमेरिका अपना लिवरेज इस्तेमाल करे और उसका कुछ असर भी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये वैसे ही होगा जैसे प्रेसिडेंट कैनेडी ने ऑफ़र किया था कि मैं मीडिएशन कराऊंगा, और टॉक्स शुरू हुई और वो ख़त्म हो गई। दूसरे सर जो रेफ़र कर रहे थे कि सैफरीकी मुज़ाकरात हों या डायरेक्ट हों, लेकिन हमने देखा कि डायरेक्ट तो आपको पता है कि कंपोजिट डायलॉग भी हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव भी हुआ, और इंडिया उसमें पहला एजेंडा आइटम कश्मीर ओके डिस्कस्ड, और उसके बाद बंद कर देता है और दूसरे पे चला जाता है, फिर तीसरे पे चला जाता है।
आप जब तक कोई मीडिएटर नहीं होगा और वो स्ट्रॉन्ग मीडिएटर नहीं होगा लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, तब तक आपको मुज़ाकरात की कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती है। इट मे बी अ प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट बट इट मे नॉट बी एनी गारंटेड प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं कि कोई ऐसा किरदार अदा कर सकता है बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई मुल्क के हिंदुस्तान को मजबूर करे? देखिए, यकीनन डॉक्टर साहबा ने बात बड़ी दुरुस्त फरमाई कि जहाँ तक दुनिया को भी ग्राउंड रियलिटीज़ पर फैसला करना होता है। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि एक दिन ऐसा था, उस शाम को मुझे और आपको पता नहीं था, जिस सुबह रशिया टूटा और 15 कंट्रीज़ बन गई, किसी को ये वहम गुमान में नहीं था कि ये टूटेगा। ठीक बात। इसी तरह अगर हिंदुस्तान बाज ना आया इन चीज़ों से जो वो कर रहा है, उस आज इस जो आपका हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है या उसके जो अलाइज हैं या उसके साथी हैं, उनसे कश्मीरियों से भी ज़्यादा तंग से खा चुके हैं। बिल्कुल सही है। और जो निचली ज़ात का हिंदू है वो तो अब अपने आप को समझता ही नहीं इंसान कि हम कहाँ जाएं। बिल्कुल सही है। और फिर जो वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी है, और फिर जहाँ वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आप उधर चले जाएं आसाम वाली साइड, इन अलाइदगी की तारीखों को छोड़कर जो हिंदुस्तान के हमदर्द लीडर हैं, जो वाकई हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें शायद नेहरू का ख़ानदान भी हो, गांधी हो या पुराने लोग हों उनके, वो जितने तंग आए हैं मोदी से, मैं समझता हूँ इतने ही कश्मीरी भी तंग आए हुए हैं। तो लिहाजा ये मोदी कोई लंबी तान के नहीं आया है, इसकी गलतियों से हमारी तारीख भी जिंदा है, इसकी गलतियों से हिंदुस्तान का वो चेहरा बेनकाब हो गया है जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और बड़ा, फिर जिस तरह मेरी बहन डॉक्टर साहबा ने फरमाया, दुनिया के इंटरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि ये एक बड़ी मार्केट है, अमेरिका के वेपन के लिए मार्केट है, ये आपकी फ्रांस के वेपन के लिए मार्केट है, रशिया, हिंदुस्तान के अंदर भी अफरा-तफरी लेकिन ये मार्केट तब रहेगा जब वहाँ अमन होगा। तो अमन तब रहेगा जब वो पाकिस्तान और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा। आज की डेट में मैं आपसे वसूख से कहता हूँ कि एक वक्त था कोई हिंदुस्तानी लीडर बांग्लादेश में जाता था तो उस पर फूल निशावर किए जाते थे। आज मशरकी पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश नहीं रहा हिंदुस्तान के लिए। आज अगर श्रीलंका का वो रिश्ता हिंदुस्तान के साथ नहीं रहा जो कल कांग्रेस के दौर में था, हत्ता कि इन्होंने वहाँ दहशतगर्दी भी करवाई, उसके बावजूद भी ये करीब थे। आज नेपाल की फौज जो है वो उधर नहीं जाने देती इनको उस तरह जिस तरह ये बगैर वीजे के पहले चढ़ दौड़ते थे और अपनी मर्जी से वहाँ काठमांडू में जो मर्जी करें सो करें। तो लिहाजा इस वक्त हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ ये बात कि हिंदुस्तान इस वक्त यकीनन ये बात दुरुस्त है, 18 लाख फौज है उसके पास, ये बात दुरुस्त है कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आबादी के लिहाज से, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि दुनिया में गुर्बत के लिहाज से भी जो उसकी 50% पॉपुलेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत में है। तो लिहाजा इन सारे मामलात को लेकर सारे चर्सी तो नहीं है मोदी की तरह, किसी ने तो अकल से बचाना है हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान बचेगा पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद पर, हिंदुस्तान बचेगा चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात की, सी पैक के पीछे ना पड़ जाए, हिंदुस्तान बचेगा कि वो मसला कश्मीर हल करेगा। मैं यकीन से कहता हूँ अगर वो मसला कश्मीर हल करके बाकी लोगों को वो उनके पॉलिटिकल राइट्स ही दे दे तो हिंदुस्तान यकीनन एक सुपर पावर, टचिंग सुपर पावर सेकंड थर्ड लाइन में पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरीके से उसने पॉलिसी अपना रखी है इस वक्त वहाँ की फौज भी तंग आ चुकी है। आपने कई उनके जर्नलिस्ट के ये इंटरव्यू सुने होंगे कश्मीर के मतलब कि दिस इज एन पॉलिटिकल इशू, दिस कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय एनी ऑफ द गन। ये उन्हें एनी ऑफ द गन, मुजाहिद की गन को भी कहा और पाकिस्तान की गन को भी कहा और अपनी गन को भी कहा। तो लिहाजा ये बातें ठीक है, जब आप तारीखें चलाते हैं, जब आपको कोई चीज़ को लेके चलते हैं तो इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं और इसमें आपको सख्ती भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। हिंदुस्तान ने खुद जलियांवाला बाग देखा, हम कई जलियांवाला बाग देख चुके हैं। कश्मीर के अंदर ये जनवरी का महीना पूरा अगर आप देखें तो 1991, 92 और 93 की हिस्ट्री आप देखें, कुरन पोशपुरा से लेकर गांव कदल मैसेकर से लेकर कितने लोगों को मारा, लीडरों को मारा कि कोई हुर्रियत का लीडर सामने ना आए। मीरवाइज साहब के वालिद साहब को, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब को शहीद किया, गुलाम कादर वानी साहब को शहीद किया, बड़े बड़े लोगों को शहीद किया। तो उसके बावजूद कि लोग लीडर डर जाएंगे वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको जामे मस्जिद श्रीनगर को भी बंद करना पड़ा, मीरवाइज साहब को हाउस अरेस्ट करना पड़ा। गिलानी साहब इस वक्त 92 ईयर्स एज में जिंदगी और मौत की कश्मकश में कमरे में है, उनके बाहर फौज लगी है कि बाहर ना निकल आए। आसिया इंद्राबी मेरी बहन, डॉक्टर साहिबा की बहन, जो इसको उसका खौफ है ना कि वो बाहर आए तो शायद हमें। तो लिहाजा जहाँ ये
जो ज़मीनी हकायक हों कि आप 9 लाख फौज लेके आप इतना लंबा, आपने देखा कि इस कोविड-19 की वजह से जब कहीं हालात बने तो उन हालात में देखें आप कि कश्मीरी किस तरह जिंदा रहे। 1.5 साल तक वहाँ कर्फ्यू रहा और उस कर्फ्यू के बावजूद लोगों ने सरेंडर नहीं किया, न करेंगे। अब एक चीज़ साफ है कि हिंदुस्तान का एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो पाकिस्तान के साथ खलूस नीयत के साथ दोस्ती करे और वो कश्मीर का मसला जो है वो हल करे। बिल्कुल सही है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, एक तरफ आप देखें कि हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, कश्मीरियों पे जबर कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, लेकिन कश्मीरी हैं कि वो अपने आके खुद इरादियत से पीछे नहीं हट रहे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान हमसाया ममालिक को भी तंग कर रहा है, हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी करवा रहा है। ये जो दहशत गर्दी करवा के लोगों को डरा के अपने साथ मिलाना चाहता है, ये उसकी पॉलिसी क्या है? डेफिनेटली आमतौर पे हेजिमॉन ये पॉलिसी फॉलो करते हैं, और जैसे सर कह रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि 16 लाख 18 लाख उनके पास अगर फ़ौज है, अगर उनके पास रेगुलर आर्मी भी इतनी है तो उनके फ्रंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और इतने जितने फ्रंट उन्होंने खोल लिए हैं उसके मुताबिक तो उनकी आर्मी कहीं स्टैंड नहीं करती है। और उन्होंने अपना टेस्ट भी कर लिया ना, अभी देखें कि जो बालाकोट पे जिस तरह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, दोबारा तो वो हमला करने नहीं आए, जितनी मर्जी वो बातें कर लें। और फिर अभी लद्दाख में जो उनको हजीमत उठानी पड़ी है, जो उन्होंने एक ह्यूमिलेशन फेस की है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इंडिया अपना रिव्यू कर रहा है मिलिट्री पावर का कि वो किस तरह से होनी चाहिए। और उनका एक मेजर डोनर इजराइल है जिससे वो असला बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, और अभी जो उन्होंने इजरायली ड्रोन्स चेक किए हैं और वो फ्लॉप हुए हैं, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी हो गया है कि इतना रेजिलियंस मौजूद नहीं है उनकी आर्मी में कि वो इतने फ्रंट पे लड़ सके और उसको फेस कर सके। और जो इस वक्त इंटरनल सिचुएशन है, जो उनके हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और जो अलहदगी की तहरीकों के अलावा जो रिजेंट कर रहे हैं, दलित कर रहे हैं, जो कि क्रिश्चियन है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और वो इस वक्त या तो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं या अपना राइट मांग रहे हैं। तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए फौज को इंटरनल मुहाज पे भी लड़ना है, जबकि उनकी फौज में ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस सूरत हाल में सर्वाइव कर सकता है, और उसको अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखना पड़ेगा। आपका सवाल था अगर हमसाया ममालिक में दहशत गर्दी, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया चाहता ये है कि सारे ममालिक कोलैप्स हो जाएं और सब उनके आगे हाथ जोड़ें। अगर वो इससे सीख नहीं रहे कि कश्मीरी जो सिर्फ एक छोटी सी नेशन है ना, मतलब ये 80 मिलियन की नेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है ना, तो वो अगर इनके कब्जे में होते हुए सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तो ये बाकी सारे जो उनके हमसाए हैं वो तो सॉवरन नेशन है, और उन्होंने ये आज़ादी कोई प्लेट में हासिल नहीं की थी, इंडिया ने उन्हें गिफ्ट में नहीं दी थी, ये आज़ादी उन्होंने अपनी जद्दोजहद के नतीजे में हासिल की थी। तो अब वो इतनी आज़ादी आसानी से इंडिया को देने को तैयार नहीं है। हमारी कुछ अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं थी, हमारे यहाँ अवाम को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, इसी तरह अफगानिस्तान के अवाम, जिस तरह आपने देखा है कि वो एक नहीं 2 सुपर पावर के सामने 1 बाय 1 खड़े रहे हैं और अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश का सर ने बताया, श्रीलंका का बताया, नेपाल के वजीर आजम ने उस दिन जो इंटरव्यू दिया, आई वाज सिटिंग ऑन पीटीवी वर्ल्ड, और हम उसको डिस्कस कर रहे थे कि वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इंडिया को कि अगर कोई इंसान का बच्चा बैठा हो पॉलिसी मेकर, तो उसे हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि एक टाइनी नेशन जो आप पे डिपेंडेंट थी, आपने उनको इस हद तक दबाया, और जब आप किसी को, बिल्ली को भी किसी कॉर्नर में कर देते हैं तो वो भी पंजा मारती है, तो वो तो एक नेशन है, और ऑल दीज नेशंस आर रेडी टू फेस इंडिया। और अगर इंडिया अपने इट विल नॉट मेंट इट्स वेज, अपने सही नहीं करेगा अपने रास्ते, तो ये सारी नेशंस ही काफ़ी हैं। आपको पता है एक थ्योरी जो पावर बैलेंस ऑफ पावर एक थ्योरी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि स्मॉल नेशंस एक बड़ी नेशंस को मिल के बैलेंस कर लेती हैं। अगर इंडिया के ये सारे हमसायों ने ज्वाइन हैंड कर लिए तो इंडिया इनके नरके से ही नहीं निकल सकता, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय ऑल दीज 7 कंट्रीज। तो इंडिया को इस वक्त अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने की बड़ी जरूरत है। आप क्या समझती हैं कि इंटरनेशनल सतह पे हिंदुस्तान तनाई का शिकार हुआ है या उसने ताल्लुकात ज्यादा बनाए? देखिए, फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि इंडिया तनाई का शिकार है, वो मेजर डिफेंस अलायंस में है और वो उसको एक्सपेंड कर रहा है, बल्कि हमारी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ उसका अलायंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, और वो हमारे लिए अलार्मिंग है, हमें उस पर गौर करना चाहिए। और इस वक्त वो तन्हाई का शिकार नहीं है, लेकिन जो इंटरनल, देखें इंडिया क्यों बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन जहाँ मार्केट वो होती है जो स्टेबल होती है,
जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो इंडिया का फीचर था, जिससे इंडिया को एक स्ट्रांग मार्केट बनाया गया था। सही है। अब क्योंकि इंटरनल स्टेबिलिटी डैमेज हो रही है, वो थ्रेटेंड है, एंड दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो फिर इंडिया एक अट्रैक्टिव मार्केट नहीं रहेगा, कोई वहां अपना पैसा नहीं लगाएगा, कोई आके वहां इन्वेस्टमेंट नहीं तन्हाई की करेगा, तरफ तो जा रहा है तो ना, वो क्या जाएगा। इतना- और जो इकोनॉमिक तन्हाई है वो उसको स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन की तरफ भी लेके जाएगी। बिल्कुल सही है मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया जी। कि उसकी इस वक्त कोशिश है, वो हाथ पांव मार रहे हैं ज्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड में, खासकर आपने देखा एमिरेट्स में, सऊदीया में उसने लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। करीबी ताल्लुकात कायम किए, लेकिन ये चीज़ें इन द लॉन्ग रन पे नहीं कर सकती जब तक वो राय रास्त पर नहीं आएगा। ऐसे ही है। जब मुसलमानों को तकलीफ होगी ना दिल्ली में भी, तो बिल आखिर इसी दुबई में या इसी सऊदी अरबिया में उसके खिलाफ आवाज़ें उठेंगी। बिल्कुल सही। तो लिहाजा लॉन्ग रन में ये चीज़ें नहीं चल सकती, लेकिन एक बड़ी ताकत जो हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल तबका है, जो उनके दानश्वर हैं, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, कुछ ये नहीं जो किराए के हाँ, ऐसे शाम ही है। को आते हैं चैनल्स पर रेटिंग के लिए, वो नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इस पॉलिसी को चेंज करने के लिए बिल्कुल पॉलिसी यानी कि ज़रा तब्दीली की तरफ हो जाएंगे और इस माइंडसेट को चेंज करेंगे। अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए अपने मज़ामीन में गाइड कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो हम महसूस कर रहे हैं कि इंडिया का मुस्तकबिल क्या होगा अगर इनकी पॉलिसी चेंज ना हुई, तो आज अरुंधति राय आप ले लें, आप दीगर जो वहाँ बड़े उनके स्कॉलर्स हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं कि आप खुदकशी ना करें, आप हिंदुस्तान को खुदकशी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ख्वाब तो देखा था कभी मोदी ने कि इधर से नहर स्वीस होगा, उधर से हांगकांग सिंगापुर तक हम छाए होंगे, मलेशिया इंडोनेशिया पर भी हमारी बड़ी अच्छी कवर हो जाएगा, फिर हम अरब में भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन पहुंच गए वो कि वो दिल्ली को बचा लें, बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर वो अपनी पॉलिसी को रिवाइव नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन मैं डॉक्टर आप कह साहब सकती हैं कि ये मैं इस जो बात में माइंडसेट ऐड चेंज करना- होगा। जी नहीं, मैं इस बात में ऐड करना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो हर कौम की एक सर्वाइवल की के लिए आइडियोलॉजी होती है, उसने आइडियोलॉजी बनाई होती है। हम कहते हैं कि इस्लाम हमारी आइडियोलॉजी, अमेरिका कहता है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, अमेरिकन वैल्यूज़ जो है उनकी आइडियोलॉजी है। इंडिया की आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म, उसकी बेस पे उन्होंने अभी तक सरवाइव किया। उन्होंने उनकी नेशनल स्ट्रेंथ थी, चाहे वो कांग्रेस की थी या किसी और की वजह से थी, इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। सेकुलरिज्म उनका सर्वाइवल है, वरना वो ना सिखों को रोक सकते हैं, ना मुसलमानों को रोक सकते हैं, ना क्रिश्चियंस को रोक सकते हैं हिंदुत्व की मौजूदगी में अलहदा होने से। बेशक अगर वो सेकुलरिज्म को इंटैक्ट नहीं करते, और जो सर रेफर कर रहे थे उनके इंटेलेक्चुअल्स का, उन इंटेलेक्चुअल्स की नज़र में इंडिया का सर्वाइवल है। दे आर नॉट वर्किंग फॉर माइनॉरिटीज, दे आर वर्किंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया का सर्वाइवल इसमें है कि वो सेकुलर नेशन रहें। अगर वो हिंदुत्व की तरफ जाएंगे तो मे भी एक हिंदुस्तान बन जाए जो कि हिंदुओं के लिए हो, लेकिन उसमें से मेजर पार्ट मुसलमानों का भी माइनस हो जाएगा, वो अपना इलाका भी लेके जाएंगे, क्रिश्चियंस का भी माइनस हो जाएगा, वो अपना इलाका भी लेके जाएंगे, सिखों का तो है ही, और सिखों का तो है ही। ठीक है, सही। तो इसलिए वो जो इंटेलेक्चुअल्स इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं, जो पढ़ा लिखा तबका कर रहा है, वो इंडिया के सर्वाइवल के लिए कर रहा बिल्कुल है। सही, और बिल्कुल मोदी शॉर्ट साइटेड हैं, बिल्कुल सही। हालांकि वो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है, लेकिन वो शॉर्ट साइटेड है, और वो हिंदुत्व के असर में सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक हिंदुस्तान मेरे पास हो जो कि हिंदुओं के लिए हो। बिल्कुल सही। तो उसमें से आप अपने घर से अपनी पेट बिल्ली को भी नहीं निकाल सकते। ऐसे ही है। तो बहुत माइनॉरिटी को कैसे शुक्रिया निकालेंगे? यूसुफ नसीम साहब आपका, डॉक्टर साहिबा आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और हिंदुस्तान टूटने से सिर्फ एक ही सूरत में बच सकता है कि मसला कश्मीर हल हो। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने